Hello everyone, hello students. This is me Shankar Jackison. One time more again, I am present here to teach you a new chapter today in poetry section. Okay, your chapter is Sweetest Love I Do Not Go. And as you know, the students who are studying in class 12th, this video is most important for them because I'm going to explain this chapter from the beginning to the end. Okay, so come on, I'm going to start your poetry section. First chapter, Sweetest Love I Do Not Go. And as you know, the poet of this poem is John Donne. I mean, Sweetest Love I Do Not Go, namely poem, has been composed by John Donne. So, come on, let's discuss over this chapter. Before starting the poem, you have to know something about the poet. And come on, I am going to introduce you with the poet. ओके तो चलिए इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ इन डिटेल्स बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स जरा ध्यान से पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए और शुरू से अंत तक के इस चैप्टर को इन डिटेल्स समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपकी पोएम है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डॉनी के द्वारा लिखी गई है। और एज यू नो, जॉन डॉनी का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1572, और इसकी जो डेथ है ना वो 1631 में हो गई थी। एंड बर्थ प्लेस की अगर बात करें तो जॉन डॉनी साहब का जो जन्म है वो हुआ था लंदन में, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं जॉन डॉनी साहब का जन्म लंदन में हुआ था जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, टाइप ऑफ पोएट की अगर बात करें तो जॉन डॉनी साहब को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। और मेटाफिजिकल पोएट कहने का मतलब है आत्मविषयक कवि जो अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और अगर टाइप ऑफ पोएम की बात करें तो ये जो आपकी पोएम है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पोएम एक्चुअली लव पोएम है। और ये जॉन डॉनी साहब का जन्म जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था और रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ठीक है, एक रिलीजियन है, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और जॉन डॉनी साहब एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। तो जॉन डॉनी साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था, वो भी बिना डिग्री के। इन डिटेल्स मैं नेक्स्ट और बता रहा हूँ, तो ये शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसे कुछ ही वॉज सेंट टू जेल फॉर सीक्रेट मैरिंग हिज पैट्रॉन्स। वो अपने पनाहगार की भतीजी से चोरी छिपे शादी कर लिए थे, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ा था। करेक्ट। तो जॉन डॉनी साहब की जो कुछ फेमस रचनाएं हैं जो ये लिखा करते थे, वो एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिखते क्या थे? ये लिखते थे सॉन्ग्स एंड सोनेट। ये सॉन्ग्स का मतलब हो गया कि ये गीत लिखते थे बच्चों के लिए, बेसिकली रैमिंग लिखा करते थे। सोनेट कहने का मतलब है कि ऐसी कविता जो 14 लाइन्स में हो। 14 लाइन्स, तो 14 लाइन की जो कविता का एक छंद बनता है ना, उसे कहा जाता है सोनेट। तो ये सोनेट लिखा करते थे। फिर ये क्या लिखते थे? ये लिखते थे सेटायर लिखते थे। ठीक है, यानी ये सेटायर भी लिखा करते थे। उसके बाद एलिजीज लिखा करते थे, सरमन्स लिखा करते थे। तो ये सारे इसकी फेमस वर्क हुआ करती थी। तो चलिए इस कविता में आगे हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट यानी गीत लिखते थे, 14 लाइन की कविताएं लिखते थे, शेडायर लिखा करते थे यानी प्रहसन ये लिखा करते थे।
एलिजेज लिखा करते थे, आपको पता होगा, यानी शोक गीत कहते हैं उसको। उसके बाद sermons लिखते थे, यानी कहने का मतलब है कि लोगों के लिए उपदेश लिखा करते थे। कम ऑन, लेट्स डिस्कस ओवर द नेक्स्ट पार्ट। तो ये आपने शॉर्ट में जाना, तो चलिए अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट और बता रहा हूं। ये आपके चैप्टर में ये जितने भी ये पोएम स्टार्ट होने से पहले आपका इंट्रोडक्शन है इस पोएट के बारे में, उससे मैंने इन डिटेल्स जितने भी हार्ड वर्ड है मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, जिसे पढ़ करके आप लोग को ये पोएम समझने में और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो आपके पास ये सारे जैसे पैनियर है जिसे मार्गदर्शक कहते हैं, और न्यू काइंड एक नए तरह के, लिरिकल लयबद्ध, सैटरिकल व्यंग्यात्मक, वर्स काव्य रचना को कहते हैं, मेटाफिजिकल आत्मविषयक को कहते हैं, प्रोस्पेरस धनी मनी यानी समृद्ध परिवार जो होता है, यानी प्रोस्पेरस फैमिली में इसका जन्म हुआ था, एज यू नो, रोमन कैथोलिक फैमिली में। तो ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। आप ये सारे मीनिंग्स जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक करके सेलेक्ट आउट करके टोटली का मैंने हिंदी मीनिंग यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए ये आपका मीनिंग हुआ। फिर यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे ये जितने मीनिंग हैं ये सारे ये पोएम से ली गई मीनिंग है, ये सारे पोएम की है। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, सारे मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले तो कविता को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये इस चैप्टर के बारे में इन डिटेल्स कुछ जानना होगा। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि जॉन डॉनी साहब जो थे, जॉन डॉनी 1572, एज यू नो, इसका जन्म 1572 में हुआ था और इसकी डेथ जो है वो 1631 ईस्वी में हो गई थी। द पैनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ये क्या थे? जॉन डॉनी द पैनियर ऑफ, यानी एक मार्गदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे, ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल कहते हैं लयबद्ध को, एक नए तरीके के लयबद्ध कविता रचने को लेकर के ये लोगों के लिए मार्गदर्शक बने थे। बहुत सारे कवि इससे इंस्पायर्ड हुए थे। अ सैटरिकल वर्स, यानी ये एक व्यंग्यात्मक काव्य रचना भी करते थे। लोगों यानी समाज की बुराई, लोगों की बुराई के ऊपर व्यंग्य बताते थे। कॉल्ड मेटाफिजिकल, और इसे क्या कह के पुकारा जाता था? मेटाफिजिकल पोएट कह के, यानी आत्मविषयक कवि के नाम से इसे पुकारा जाता था। वाज बॉर्न इन लंदन, इसका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, लंदन में एक जाने माने समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में इसका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन, उस समय में इसका जन्म हुआ था एक व्यापारी के घर, यानी इसके जो फादर थे वो बहुत बड़े ट्रेडर थे। तो एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टांचली का मतलब होता है कट्टर, एंटी कैथोलिक यानी कैथोलिक का विरोधी, एंटी का मतलब विरोधी हुआ, आपके मीनिंग में मैंने लिख दिया है। तो ये उसका जन्म उस समय हुआ था जब इंग्लैंड के सारे लोग ये एंटी कैथोलिक थे, यानी कैथोलिक धर्म के, जैसे कि जॉन डॉनी भी थे, तो उनका विरोध कर रहे थे इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डॉनी वाज फोर्स्ड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। जॉन डॉनी के ऊपर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देने के लिए दबाव डाला गया कि वो न पढ़े उस यूनिवर्सिटी में, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उसके धर्म के कारण। ठीक है ना, उसके धर्म के वजह से, क्योंकि वो कैथोलिक थे, इस वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकल जाने के लिए, यानी छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया था। ही स्टडीड लॉ, उसने क्या करी कि उसने कानून की पढ़ाई करी। ठीक है, कानून की पढ़ाई किए वो, उसके साथ साथ क्या किए? एंड रेड थियोलॉजी, और उसने थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड, वो हिस्सा भी लिए थे, इनटू नेवल एक्सपेडिशन,
यानी एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, नेवल का मतलब होता है नौसेना। तो उसने नौसेना में 2 बार जो अभियान चला था उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया था युद्ध के क्रम में। एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। और क्या हुआ था कि ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति बन गए थे, ये सचिव भी बन गए थे। अ जॉब ही लॉस्ट, उसने एक नौकरी भी खोई थी अपने जिंदगी में। कब खोई थी? वैन ही वॉज ब्रीफली सेंट, जब उसे कुछ दिनों के लिए डाल दिया गया था। कहां पर? प्रिजन, जेल में। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स। अब क्या है कि वो एक अपने पनाहगार के यहाँ रहते थे जो उसको रहने के लिए दिए थे, उसी की जो भतीजी थे ना एन्ने मोरे, उसी से इसने चोरी छिपे शादी कर ली थी, जिस वजह से चोरी छिपे यानी सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स, अपने पनाहगार के भतीजी से चोरी छिपे शादी करने की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था और उसे नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। इन 1615 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 42 साल की उम्र में डॉनी एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। अब क्या था कि जब इसकी उम्र 42 साल की हुई थी तो जॉन डॉनी साहब ने क्या किया था ये भी जानिए कि जॉन डॉनी साहब एंग्लिकन चर्च में एक विद्वान के तौर पर उन्होंने एक प्रीचर का रोल अदा किया था और वहाँ पर उस चर्च में ये बहुत बड़े फेमस प्रीचर बन गए थे। तो वही यहाँ पर है। एंड सून बिकम, और बहुत जल्दी वो बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने ज़माने में सबसे महान उपदेशक जो थे। प्रीचर का मतलब उपदेशक होता है, जो उपदेश देते हैं धर्म से संबंधित लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो उस समय में एंग्लिकन चर्च में जो है ना एक विद्वान के तौर पर उसे अपनाया और 42 साल की उम्र में वो अपने ज़माने के सबसे महान उपदेशकों में से एक बन गए। करेक्ट। इन लव लैरिसिज्म, अगर प्रेम के लैरिसिज्म लयबद्ध धुन की बात करें तो डॉनी ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रेशन ट्रेडिशन। उन्होंने पेट्रेशन परंपरा जो थी उसको पूर्ण रूपेण उन्होंने तोड़ दिया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलेक्वल टोन, वो भी बड़े अपने चतुराई से अपने बुद्धि से वो भी कोलेक्वल टोन में यानी बोलचाल की भाषा में वो लोगों को बता करके सबों को प्रेम करना उन्होंने सिखाया था। हिज लव पोएम, उसकी जो ये प्रेम प्रासंगिक कविताएं हुआ करती थी, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, वो इसमें क्या करते थे हाल फिलहाल की जो शोध हुआ करती थी, डिस्कवरी शोध जो कि ऑफ साइंस, जो विज्ञान से संबंधित होते थे, जियोग्राफी यानी भूगोल से संबंधित होती थी, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड यानी धरती से संबंधित, विज्ञान से संबंधित उन सारे चीज़ों का भी वर्णन ये अपने प्रेम प्रासंगिक कविता में कई जगह किए हैं। टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन, ये अपनी इच्छाओं को अपनी कविताओं में जोड़ते हैं। विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी बातों बात में अपनी बुद्धिमत्ता से, और ये टीजिंग कहने का मतलब हुआ लोगों को अपनी बात से ये चिढ़ाते भी है कि जो लोग प्रेम प्रसंग से नफरत रखते हैं उसको ये अपने बातों बात में चिढ़ाते हैं। डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, जॉन डॉनी अपनी सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, अपने गीत के लिए, अपने सोनेट 14 पंक्तियों की जो कविताएं होती है उसके लिए। सेटायर, ये प्रहसन के लिए जाने जाते हैं। यानी इस तरह से एलेजीज लिखते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, सरमन्स लिखते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, इसकी कविताओं में वास्तविक काव्य भावनाएं रहती है। ठीक है। उसके बाद जैसे है नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आपका कि पोएटिक फीलिंग यानी काव्य भावना उसकी कविताओं में मिलती थी। हार्श मैटर्स, अब हार्श मैटर क्या होता है, लोगों को अपने कटु वचन से यानी सत्य वचन ये बताते थे, अपने कटाक्ष बातों में ये लोगों को बताने का काम करते थे, कटु वचन का ये अधिक प्रयोग करते थे। स्टैंड एंड whimsical इमेज,
अब क्या था कि ये अपने मनमौजी से, अपने whimsical का मतलब होता है मनमौजी, अपने मनमौजी तरीके से कष्ट कल्पित, यानी इसे जो भी स्टैंड का मतलब हुआ कष्ट से भरा हुआ, इसे जब कष्ट होता था तो कष्ट और मनमौजी तरीके से छाप छोड़ते थे। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, अपने सभी काव्य रचनाओं में उन्होंने सचित्र वर्णन किया है, अपनी कष्टप्रद बातों को लेकर के अपने मनमौजी तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में लाइन बाय लाइन बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई एम श्योर कि आप इसके एक एक लाइन को समझ गए होंगे। इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम हो आपको, मैंने इससे पहले आपके यहाँ बैक पोर्शन में आप देख सकते हैं, मैंने एक एक वर्ड को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। आप सबसे पहले इस वर्ड को देख लीजिएगा, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको समझाने की ये कोशिश करी है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जॉन डॉनी और ये एन्ना मोरे, ठीक है, एन्ना मोरे है ये एन्ना मोरे है और ये जॉन डॉनी, करेक्ट। इसको जॉन डॉन भी कुछ लोग पढ़ देते हैं, बट आप लोग जॉन डॉनी पढ़िएगा। तो चलिए अब इस पोएम के पार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आपका ये स्टेंजा नंबर 1 है, ये आपका स्टेंजा नंबर 1। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि ये जो है एक लव पोएम है, और लव पोएम है। इसमें जॉन डॉनी साहब अपने घर से कहीं जा रहे होते हैं, उसके फ्रेंड्स सब उसके यहाँ आए हुए रहते हैं, और यहाँ पर ये होता है कि उसकी जो बिलव्ड है एन्ना मोरे, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, तो दोनों के जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के कारण इसे घर से जाना पड़ता है, ये कमाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं कुछ ही दिनों के लिए। तो यहाँ पर एक सेपरेशन का इस पोएम में जो है पोएट ने एक्सप्लेन किया है अपने फीलिंग को। तो ये एक्चुअली लव पोएम है। आप इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को ज़रा ध्यान से समझिए। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। आपका जो सबसे पहले ये पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें मैं और एक बात बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड का इसमें ज़्यादा इनपुट किया गया है जॉन डॉनी के द्वारा। तो ये जो आपकी कविता है, इसका मैं फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Here the poet in the first stanza and in the first line says, sweetest love I do not go। ये लाइन एक्चुअली आ कहाँ से गया? तो मैं यहाँ के एक सीन क्रिएशन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जॉन डॉने वो तैयार होकर के जा रहे हैं, एन्ना मोरे उसके लिए रो रही है। एन्ना मोरे उसके बगैर नहीं रह सकती, बिकॉज सी लव्स हिम टू मच, और सी कांट लिव विदाउट हिम इवन वन टाइम, 1 मिनट, 1 डे, एंड आई मीन कि वो एक भी पल उसके बगैर नहीं रह सकती। ऐसी कुछ सिचुएशंस, ऐसी कुछ फीलिंग्स इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर उसको समझाने के लिए, जब वो जोर जोर से रो रही होती है, तो उसको समझाने के लिए जॉन डॉनी कहते हैं स्वीटेस्ट लव, ए मेरी प्रियात्मा, यानी जिससे कोई बहुत प्रेम करता है ना, उसे स्वीटेस्ट लव कहा जाता है। तो एन्ना मोरे को ये आपके जो पोएट हैं ये जॉन डॉनी साहब कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरी प्रियात्मा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा। यानी वो कहते हैं ए मेरी प्रियात्मा, मैं छोड़कर तुम्हें नहीं जा रहा हूं। एन्ना मोरे को एक्चुअली लगता है कि ये जो जा रहे हैं तो अब कभी लौट कर आएंगे या नहीं, पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे। तो उसको समझाने के लिए ये कहते हैं ए मेरी प्रियात्मा, मैं छोड़कर तुम्हें नहीं जा रहा हूं। फोर का मतलब होता है के वजह से या के कारण।
देखिए पोएम को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक्चुअली पोएम जो होती है वो दो सेंस में लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको पोएम को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आपको इम्प्लाइड मीनिंग को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। इम्प्लाइड मीनिंग को अगर आप जानते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग तो वो हो गया कि जो आपका दिया हुआ है वो उसका आप सेकेंड लैंग्वेज में मीनिंग निकाल लीजिए, और पोएम जो भी एक्सप्लेन किया जाता है ना उसका एक्सप्लेनेशन जब निकलता है तो वो एक्चुअली ओनली इन इम्प्लाइड मीनिंग में ही निकलता है, भावार्थ में निकलता है। तो इसको कंप्लीट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए ध्यान से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरी प्रियात्मा मैं छोड़कर तुम्हें नहीं जा रहा। फॉर वेयरनीज ऑफ दी, ऑफ दी का मतलब हुआ तुमसे, ऑफ दी मतलब तुमसे, और वेयरनीज का मतलब होता है उब जाना, इंटरेस्ट का न होना, ठीक है, अके वजह से। तो थकान, उबान इसी को कहते हैं। तो वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनीज ऑफ दी, ए मेरी प्रियात्मा मैं छोड़कर तुम्हें जाता नहीं हूं। फॉर वेयरनीज ऑफ दी, तुमसे उब गया हूं मैं इस वजह से, फॉर का मतलब वजह से, इस वजह से जाता हूं। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं। एन्ना मोरे को लगता है कि ये जो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं ना, अब इसका इंटरेस्ट मेरे में नहीं है और ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, उधर जा कर के पता नहीं आएंगे या नहीं, इस वजह से इसे डर सता रहा है, बिकॉज शी लव्स हिम टू मच। तो ये डर होना जायज है। तो नेक्स्ट वो बताते हैं, तो इस लाइन को आप लोग समझ गए होंगे आई एम श्योर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनीज ऑफ दी, ए मेरी प्रियात्मा मैं छोड़कर तुम्हें जाता नहीं हूं। फॉर वेयरनीज ऑफ दी, तुमसे, इनवर्स मेथड में इसका एक्सप्लेनेशन है यहां, तुमसे मैं उब गया हूं इस वजह से जाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा ना सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूं इस वजह से जाता हूं। और हाँ, नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन सो, कि ये दुनिया मुझे दे सकेगी। सो का मतलब दे, दिखाना होता है, लेकिन सो का मतलब यहां देना से है, ठीक है। नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं, नोर का मतलब ना ही, नोर इन द होप ना ही इस आशा में जा रहा हूं, द वर्ल्ड कैन सो, कि ये दुनिया कहने का मतलब है दुनिया के ये लोग, कि ये दुनिया के लोग मुझे दे सकेगी ऑफ हीटर लव फॉर मी, मेरे लिए अटूट प्रेम, मेरे लिए बेपनाह प्रेम ये दुनिया मुझे दे सकेगी। ऑफ हीटर लव का मतलब हुआ बेपनाह प्रेम। तो ये दुनिया मुझे दे सकेगी बेपनाह प्रेम, इस वजह से जाता हूं, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं। ऐ मेरी प्रियात्मा, ऐ मेरी हमसफर, मैं छोड़कर तुम्हें जाता नहीं हूं। मतलब उसको कॉन्सोल करने के लिए, एन्नामोरे को कन्वाइंस करने के लिए, समझाने के लिए वो ये सारी प्यार भरी बातें कहते हैं। बट ऐसा है ना कि वो बहुत ही जिद्दी है, वो मानने वाली है नहीं एक्चुअली। तो आई एम श्योर कि आप लोग ये 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको, इस लाइन को, 4 लाइन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए जरा, क्या कहते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओ मेरी प्रियात्मा मैं छोड़कर तुम्हें जा नहीं रहा हूँ। फॉर वेयरनीज ऑफ दी, तुमसे मैं उब गया हूँ इस वजह से जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नोर इन द होप, ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन सो, कि ये दुनिया मुझे दे सकेगी ऑफ हीटर लव फॉर मी, मेरे लिए अटूट प्रेम, मेरे लिए बेपनाह प्रेम ये दुनिया मुझे देगी। इस आशा में मैं जा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं,
बट सिंस लेकिन चूंकि देखो नैना ऐसी है ना कि दैट आई कि मैं जो हूं ना मस्ट डाई एट लास्ट, ये DIE है, ये जॉन डॉनी साहब का लिखने का अपना नया स्टाइल है, ये अपने स्टाइल में यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये ओल्ड इंग्लिश के पैटर्न में वो ऐसा ही वो यहाँ वर्ड इनपुट किए, तो ये एक्चुअली DIE है। तो वो कहते हैं देखो नैना बट सिंस दैट, लेकिन चूंकि ऐसा है, आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक न एक दिन तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा, मुझे तो मर ही जाना है। डाई एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब एक न एक दिन, एक न एक दिन तो मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे मर ही जाना है। टिस बेस्ट, ये टिस जो देख रहे हैं ये एक्चुअली दिस है, ठीक है। दिस बेस्ट, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा। टू यूज, यूज का मतलब होता है उपयोग करना, बट यहां पर है जीना से। टू यूज, मैं जीऊं, माई सेल्फ, खुद को जीऊं मैं, इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है हंसी खुशी से। तो देखो नैना बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन चूंकि दरअसल बात ऐसी है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं एक न एक दिन पक्का मर ही जाऊंगा, ये तो तू भी जानती हो। दिस बेस्ट, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को जीऊं, मैं अपने आप को जीऊं इन जेस्ट, हंसी खुशी में, बस यही मेरी अभिलाषा है। इसीलिए ना तुम ऐसे न रोया करो, वो बहुत रो रही है। 10 फैंड, इस तरह से, बाय फैंड, फैंड का मतलब हुआ झूठी, नाटक जिसको कहते हैं झूठे, ड्रामा। 10 बाय फैंड डेथ, इस तरह से मौत के झूठे नाटक से, टू डाई, एक दिन सच्चे मृत्यु तक मुझे जाना है। मैं बार बार जो तुमसे कुछ दिनों के लिए जुदा हो जाता हूं तो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुमसे दूर हो गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं अपने मृत्यु का नाटक करता हूँ कि जिस दिन मैं मर जाऊँगा उस दिन तेरा क्या होगा, तो तू कैसे सह पाओगी मेरी मौत को। इस वजह से इस तरह का तुमसे दूर होना मेरे लिए ये झूठी मौत है, तेरे लिए टू डाई। तो कवि कहते हैं, यानी आपके जो पोएट है जॉन डॉनी साहब, वो इस लाइन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 10 बाय हैंड, इस तरह से ये झूठी जो मौत है ना, ये झूठी मौत, हैंड डेथ, ये झूठी मौत से, टू डाई, मुझे सच्चे मृत्यु तक एक दिन पहुंच जाना है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है वो पक्का मरेगा, मुझे भी मर ही जाना है। आई एम श्योर कि आप लोग ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि मैं आपको एक बार स्पीडली एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरी प्रियात्मा मैं छोड़कर तुम्हें जाता नहीं हूँ। फॉर वेयर नीज ऑफ दी, तुमसे मैं उब गया हूँ इस वजह से जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नोर इन द होप, न ही मैं इस आशा में जा रहा हूँ, द वर्ल्ड कैन शो, कि ये दुनिया मुझे दे सकेगी, ऑफ हीटर लव फॉर मी, मेरे लिए बेपनाह प्रेम, यानी तुमसे अधिक प्रेम मुझे ये दुनिया देगी, इस वजह से जा रहा हूँ। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं, तुमसे ज़्यादा प्रेम तो मुझे दुनिया में कोई दे ही नहीं सकती। बट सिंस दैट, लेकिन चूंकि ऐसा है, आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक न एक दिन मुझे पक्का मर ही जाना है। दिस बेस्ट, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को जीऊँ हंसी खुशी के साथ। देखो नैना तू ऐसे न रोया करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हंसी लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ पैसे कमा कर आऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। मैं चाहता हूँ जब तक जीऊँ सुख से जीऊँ, खुशी से जीऊँ। अभी जो तुमसे मैं दूर हो रहा हूँ ना, ये मेरे लिए समझ लेना कि मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है, ये तेरे लिए मौत नज़र आ रही होगी, मुझे पता है। 10 बाय फैन डेथ, इस तरह से ये झूठे नाटक के जरिए, टू डाई, एक न एक दिन मैं तुमसे सदा सदा के लिए दूर हो जाऊंगा, मर ही जाऊंगा। अभी जो जा रहा हूँ ये तेरे लिए ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, बट एक दिन मैं सदा सदा के लिए तुमसे, अभी तो ये झूठी मौत मेरी लग रही होगी तुमको, तुमसे दूर हो रहा हूँ, तो एक न एक दिन तो सच्ची मृत्यु तक मुझे जाना है।
सो आई एम श्योर कि ये 8 लाइन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन मैंने कर दिया है, आपको समझ में आ गई होगी। सो कम ऑन, लेट्स डिस्कस ओवर द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सो स्टेंजा नंबर 2, ऑन पेपर आप लिखते जाइएगा जो मीनिंग आपको समझ में ना आए। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, फिर भी इतना समझाने के बाद भी वो एन्ना मोरे है कि वो तो मानने वाली है नहीं, तो उसको फिर नेक्स्ट वो समझाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेटाफिजिकल पोएट है, तो ये इस कविता में मेटाफोर का यूज किया है। मेटाफोर क्या होता है ना कि अपनी जो कोई आदमी अपना उपमा किसी से बताते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, तू तो चांद का टुकड़ा हो, बट वो एक्चुअली चांद का टुकड़ा तो है नहीं। तो ये उसके लिए जो मैंने कहा ये तुम चांद का टुकड़ा हो, तो यहाँ पर मेटाफोर का ये यूज हुआ कि उसको चांद से उपमा दिया गया। तो इस कविता में ये जो आपकी पोएम है, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक है सन, ठीक है, और ये सन है कौन, आपके पोएट जॉन डॉनी, ठीक है, और इसमें एक है बीम, किरण, जो कि है एन्ना मोरे, ठीक है। तो ये एन्ना मोरे, ये बीम है। तो ये इसमें इस पोएम में कवि ने अपने आप को सन बताया है और वो एन्ना मोरे को वो किरण बताया है, यानी सूरज के साथ किरण हमेशा रहती है। तो वो एन्ना मोरे जॉन डॉनी के साथ हमेशा रहती है, और सूरज से जिस तरह किरण अलग नहीं हो सकती और किरण से जिस तरह से सूरज दूर नहीं जा सकता ना, उसी तरह से इन दोनों की लाइफ है। बट यहाँ पर एक कष्टप्रद बात यह है कि आज ये सूरज डूब रहा है। किससे, यानी कुछ दिनों के लिए जुदा हो रहा है अपनी किरण से, यानी एन्ना मोरे से जॉन डॉनी कुछ दिनों के लिए दूर हो रहे हैं। अब यहां पर क्या समझाते हैं वो समझिए। कहता है यस्टर नाइट, ए मेरी प्रियात्मा जरा सुनो मेरी बात, याद करो जरा कल के शाम को। यस्टर नाइट, कल शाम में द सन, ये सनी जो देख रहे हैं ये सन है एक्चुअली, ठीक है। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, वेंट का मतलब तो जाना होता है, यहां पर डूबना से है, सेट से है, सेट हैंस अतः, लेकिन इस पोएट्री में इसका मतलब फिर भी है, ठीक है। यस्टर नाइट, कल शाम में द सन वेंट हैंस, ये सूरज डूब गया था। एंड येट, और आज अभी, इज हियर टुडे, एंड येट इज हियर टुडे, और आज देखो ना ये यहां उगकर आया है। कल शाम में तो ये सूरज डूब गया था, सारे जहां में अंधियारा आ गया था। जैसे ही अंधियारा आ गया था तो दुनिया के लोग अंधकार में चले गए थे, लेकिन लोगों ने आशा नहीं छोड़ा। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो आज ये सुबह फिर से उगकर आया है और सारे जहां में उजियारा लाया है। तो मुझे तू अपना सूरज मानो, क्योंकि तू हो मेरी किरण। और जिस तरह ये सूरज कल शाम में डूब गया था और आज ये उगकर आया है, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तेरे जीवन का सूरज, तुमसे कुछ दिनों के लिए मैं डूब रहा हूं, बहुत जल्द ही मैं आऊँगा और तुम्हारी जिंदगी में इसी सूरज के तरह, जिस तरह इसने सारे जहां में उजियारा फैलाया है, मैं तेरी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। तो यहाँ पर मेटाफोर का यूज इसलिए किया गया कि कवि उसको अपनी तुलना सूरज से और एन्ना मोरे की तुलना किरण से करके बताएं। जिस तरह से सूरज के बिना किरण नहीं और किरण के बिना सूरज नहीं, तो तू तो मेरी जिंदगी की किरण हूँ, मैं हूँ तेरे जीवन का सूरज। तो वो बताने की कोशिश की है। इसीलिए कवि यहाँ पर समझाते हैं कि यस्टर नाइट, कल शाम में द सन वेंट हैंस, ये सूरज डूब गया था, करेक्ट। एंड येट इज हियर टुडे, और अभी ये यहाँ उगकर आया है, इसी तरह मैं पक्का लौट कर आऊंगा और तेरी जिंदगी में उजियारा फैला दूंगा। ही हैथ, ये हैथ नहीं है, ये एक्चुअली ये हैज है,
समझिए जरा, ओल्ड इंग्लिश का पैटर्न है, इस वजह से ऐसा आपको लग रहा होगा। ही हैथ नहीं है ये, ही हैज नो डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा, सेंस का मतलब अकल बुद्धि, तो ही और जिज्ञासा भी, सेंस का मतलब जिज्ञासा भी, अकल बुद्धि। तो ही यहां पर ये सूरज है आपका, ये सूरज है, ये ही, ठीक है, ये सूरज के बारे में कह रहे हैं, ये ही। तो ही हैज नो डिजायर, इसके पास तो ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई जिज्ञासा है, ना ही इसके पास बुद्धि है, ना ही इस सूरज के पास अकल है, ठीक है। ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, इसके पास तो ना कोई इच्छा है, ना ही कोई जिज्ञासा है, न बुद्धि है, न अकल है। नोर हाफ, ये जो हाफ हाफ देख रहे हैं इसका मतलब होता है हम सफर, ठीक है, यानी जीवन संगनी, जो जीवन भर साथ दे, साथ चले, जीने मरने के सफर में हर वक्त साथ रहे। तो वो कवि समझाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि देखो ना इन्ना, ये जो सूरज है कल शाम में डूब गया था, आज निकल कर आया है, और इस सूरज के पास तो ना कोई आशा है, ना जिज्ञासा है, ना ही इसके पास कोई इच्छा है, ना ही इसके पास कोई बुद्धि है, ठीक है। नोर हाफ, ना ही इसके कोई हमसफर हैं, इसके साथ में चलने वाला कोई नहीं है। ये देखो ना, आसमां में अकेले ही यूं ही चलता है, सारे जहां में उजियारा फैलाकर सारे दिन शाम में यूं ही सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। सो शॉर्ट अवे, इतने छोटे से सफर में, इसका सफर 12 घंटों का है, हर दिन है, 12 घंटे के इतने छोटे से सफर में इसके कोई हम सफर भी नहीं है। बट मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी का जो सफर है वो तो बहुत लंबा है, और मेरे जिंदगी के सफर में तो हम सफर तू होए ना। तो तू ऐसे क्यों रो रही है, तू ऐसे न रोया करो। इसलिए समझा रहे हैं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छी से समझ लीजिए। Yesternight the sun went hence, कल शाम में ये सूरज डूब गया था। ऊपर देख लो, ये सूरज जो दिख रहा है ये कल शाम में डूब गया था। एंड येट, और अभी, इज हियर, यहाँ उगकर आया है। टुडे, आज देखो ना ऊपर में उगकर आया है। ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, इस सूरज के पास तो ना कोई इच्छा है, ना ही कोई जिज्ञासा है, ना बुद्धि है, ना अकल है। नोर हाफ, इसके ना तो कोई हम सफर है। सो शॉर्ट वे, इतनी छोटी सी मार्ग में, इतने छोटे से राह में इसके कोई हम सफर भी नहीं है। बट आई एम लकी कि मेरे जीवन की हम सफर तू हो इन्ना, और तू हो तो मैं कैसे लौट कर नहीं आऊँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर्टेनली मैं तेरे जीवन में लौट कर आऊँगा, और इस सूरज के तरह ही तेरी जिंदगी को उजियारों से भर दूंगा, इसी सूरज की तरह। आई एम श्योर कि आप ये 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे इन डिटेल्स, लाइन बाय लाइन। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, तो मैं पक्का वादा करता हूं कि मैं लौट कर आऊंगा, मैं कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूं। देन फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, तो मेरी फिक्र बिल्कुल ना करो। तो देन का मतलब तो, फियर नॉट मी, मेरे बारे में फिक्र बिल्कुल मत करो कि मैं जो जा रहा हूं मैं उधर जाके मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा। जब मैं कहीं जाने लगता हूं तो तुम्हें मेरी चिंता बहुत सताती है। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं लौट कर आऊंगा, मेरे बारे में तो फिक्र करना ही छोड़ दो। मेरे बारे में कोई अनहोनी तू ना सोचो कि मुझे कुछ हो जाएगा। कंप्लीट। बट बिलीव, लेकिन इतना कर लो यकीन, मैं तुम पर कितना यकीन करता हूं। बट बिलीव, लेकिन तू इतना यकीन करो मुझ पर एन्ना, दैट आई शैल मैक, कि मैं बनाऊंगा स्पीडर जर्नी, अपने इस सफर को बहुत तेज तर्रार बनाऊंगा। स्पीडर जर्नी बनाऊंगा, स्पीडर जर्नी, मेरी जो ये सफर होगी ये सफल सफर होगी, और बहुत तेजी से जाकर बहुत जल्द ही मैं लौट कर आऊंगा। मेरा ये सफर जो मैं जा रहा हूं बहुत तेजी से जाऊंगा, जल्द ही लौट कर आऊंगा। आई शैल मैक ए स्पीडियर जर्नी, मैं अपनी सफर को बहुत तेज तर्रार बनाऊंगा। सिंस आई टेक, चूंकि आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स, चूंकि आई टेक मेरे पास है, मोर विंग्स,
विंग्स एंड एस्पर्स का मतलब होता है जोश और जुनून, हौसला और उमंग, ठीक है। सिंस आई टेक, चूंकि आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास तो जोश और जुनून है, दैन ही कहने का मतलब ये सूरज है, उस सूरज से अधिक जोश और जुनून मेरे अंदर में है, हौसला और उमंग मेरे अंदर में है उस सूरज से अधिक, क्योंकि उस सूरज के ना कोई हम सफर है, ना ही इसकी कोई आशा है, ना जिज्ञासा है, पर मेरे में तो सब कुछ है, आशा है, जिज्ञासा है, हर कुछ है मेरे अंदर में, तो मैं कैसे लौट कर नहीं आऊँगा, मैं श्योरली लौट कर आऊँगा। तो आई एम श्योर कि आप ये 8 लाइन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको बोल देता हूँ। यस्टर नाइट द सन इवेंट हैंस, कल शाम में ये सूरज डूब गया था, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज यहाँ ये उगकर आया है। ही हैज नो डिजायर नोर सेंस, इसकी ना कोई इच्छा है, ना ही इसकी कोई जिज्ञासा, ना बुद्धि, ना अकल है। नोर हाफ, ना ही इसके कोई हम सफर हैं, सो शॉर्ट वे, इतने छोटे से मार्ग में तो भी ये हर दिन जाता है और लौट कर आता है। तो अन्ना मैं कैसे नहीं आ सकता तेरी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में तो हम सफर तू हो, और मेरी जिंदगी के सफर तो इतने छोटे भी नहीं है, मुझे तो भी लंबी उम्र जीनी है तेरे साथ। तो आई एम श्योर कि मैं पक्का आऊंगा, तू इतना कर लो यकीन। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में तो फिक्र करना ही छोड़ दो, तुम मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा उधर जाके या कुछ अनहोनी मेरे साथ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट बिलीव, लेकिन इतना कर लो यकीन, दैट आई सेल, मैं कि मैं बनाऊंगा स्पीडर जर्नी, बहुत तेज तरार सफर बनाऊंगा, मैं अपने सफर को बहुत सफल बनाऊंगा और तेजी से जाकर जल्द ही लौट कर आऊंगा। सिंस आई टेक, चूंकि मेरे पास है, ये टेक और हैव एक ही चीज होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन इतना कर लो यकीन कि आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा स्पीडर जर्नी, अपने सफ़र को तेज तर्रार बनाऊंगा। सिंस आई टेक, चूंकि मेरे पास है, मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही, उस सूरज की अपेक्षा मेरे पास अधिक जोश और जुनून है, उत्साह और उमंग है। आई एम श्योर कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो कम ऑन, लेट्स डिस्कस ओवर द नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, तो मैंने अभी तक आप लोगों को जो बताई वो स्टेंजा नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पास जो है वो स्टेंजा नंबर 3 है, ठीक है, थर्ड स्टेंजा है आपका। इस स्टेंजा में योर पोएट आई मीन जॉन डॉनी क्या कहते हैं, वो इतना समझाने के बाद भी वो एन मोरे जो है वो रोना बंद नहीं करती है। तो यहाँ पर थोड़े से इमोशनली तरीके से पोएट जो है उसको समझा रहे हैं। कहते हैं, देखो नैना, ओ हाउ फेवल, फेवल का मतलब होता है कमजोर। ओ हाउ फेवल इज मैंस पावर, मैंस पावर का मतलब हुआ एक मर्द की ताकत यानी इंसान की ताकत। ओ हाउ फेवल इज मैंस पावर, कितनी कमजोर हो जाती है ये इंसान की ताकत। देखो नैना, इंसान की ताकत कितनी कमजोर है, इंसान बहुत ही कमजोर हो जाता है। इंसान किस किस स्थिति में कमजोर होता है वो जानिए। आपके नियर और डियर अगर किसी वजह से सेपरेशन मोड में जा रहे हैं यानी तन्हाई आ रही है, तो वहां पर एक इंसान के शरीर में जो रक्त संचरित हो रहा होता है वो भी जमने लगता है और इंसान वीक फील करता है। तो यहाँ पर वो एन मोरे को समझा रहे हैं जॉन डॉनी, कहते हैं ओ हाउ फेवल, कितनी कमजोर होती है ना इच मैंस पावर, ये इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है ना। दैट इफ, अगर यदि, दैट इफ का मतलब होता है दैट इफ, अगर यदि गुड फॉर्चून फॉल, गुड फॉर्चून का मतलब होता है अच्छी सी किस्मत यानी अच्छा सा वक्त जो जीवन में चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किस्मत अच्छी होती है। ओ हाउ फेवल इज मैंस पावर, कितनी कमजोर हो जाती है, कितनी कमजोर है ये इंसान की ताकत। दैट इफ
गुड फॉर्चून फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहां पर होता है आना और आकर चले जाना से, ठीक है ना। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर यदि अच्छी सी किस्मत आकर इंसान के जीवन से चली जाती है ना, तो इंसान कितना कमजोर हो जाता है। देखो इंसान की ताकत कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर यदि उसकी अच्छी किस्मत उससे रूठ जाती है ना, फॉल का मतलब आकर चला जाना यानी रूठ जाना, गुड फॉर्चून का फॉल हो जाना, रूठ जाना, आकर चले जाना। ये अच्छी किस्मत अगर आकर चली जाती है ना, तो इंसान कितने मजबूर हो जाते हैं, कितने कमजोर हो जाते हैं इंसान की वो ताकत। जब अच्छी किस्मत आकर चली जाती है, कैन नॉट ऐड, तो ये इंसान में कुछ ताकत नहीं है, उसमें देखो कितनी कम ताकत होती है। कैन नॉट ऐड एनोदर आवर, एनोदर आवर का मतलब होता है वो आने वाला पल जो अभी जीवन में आया नहीं, वो आने वाला वक्त यानी फ्यूचर। तो इंसान इतना कमजोर है ना कि वो अपने प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर को अपने जीवन में ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता। यानी इंसान सिर्फ प्रेजेंट में जी सकता और फ्यूचर की कल्पना कर सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन में जोड़ नहीं सकता। तो वही कह रहे हैं, ओ हाउ फेबल इज मैन्स पावर, कितनी कमजोर होती है ना ये इंसान की ताकत। दैट इफ, कि अगर यदि गुड फॉर्चून फॉल, ये अच्छी किस्मत आकर चली जाती है यानी रूठ जाती है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट ऐड, तो इंसान नहीं जोड़ सकता एनोदर आवर, वो आने वाले लम्हे को, आने वाले पल को, आने वाले वक्त को अपने जीवन में नहीं जोड़ सकता। कंप्लीट। नोर, और ना ही अ लोस्ट आवर रिकॉल, लोस्ट आवर का मतलब होता है वो गुजरे हुए लम्हे, गुजरे हुए पल जो आपके जीवन के गुजर गए, जो वक्त गुजर गया, उसे प्रेजेंट में कोई रिकॉल नहीं कर सकता यानी वापस नहीं ला सकता। इंसान कितना कमजोर है ना कि वो आने वाले समय को अपने जीवन में ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता है। नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही गुजरे हुए पल को इंसान अपने जीवन में वापस ला सकता है। तो देखो ना, तुम्हारे साथ जो मेरी इतने दिनों से जीवन चला है, अभी जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, यही हमारा जीना है। मैं चाह करके भी फ्यूचर को अपने जीवन में नहीं जोड़ सकता, कोई नहीं जोड़ सकता। तो फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में मैं तुम्हारा हूं ना, मैं तेरे संग हूं, बस इसी को जीना का नाम दो। आई एम श्योर कि यहां तक समझ गए होंगे। इंसान अपने ताकत से ना ही वो पास्ट को रिकॉल कर सकता है, टर्न बैक करके अपने जीवन में ला सकता है, ना ही आने वाले फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में वो ऐड कर सकता है। इंसान में कोई ताकत नहीं है, सब ये किस्मत का खेल है। करेक्ट। नाउ आई एम श्योर कि यहां तक आप लोग इस 4 लाइन्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। सो कम ऑन, लेट्स डिस्कस। ये आपका स्टेंजा 3 है, इसके नेक्स्ट 4 लाइन्स को आप ध्यान से देखिए। बट कम बैड चांस, लेकिन कम आते हैं, बैड चांस बुरा दिन आते ही हैं। हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है ना, बट कम बैड चांस, लेकिन अभी तो मेरे जीवन में ये बुरा दिन आया है, अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। मैं इस बुरे दौर को अपने जीवन से भगा कर रहूंगा अन्ना, तुमसे मैं जुदा हो रहा हूं, दूर जा रहा हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है। बट कम बैड चांस, लेकिन ये बुरा दौर अभी हमारे जीवन में आया है। और हमने क्या वो कस्में खाई थी, याद है जब वो दोनों एक दूसरे के हो रहे थे, उस समय में दोनों ने कस्में खाई थी। यानी एन्ना और जॉन डॉनी ने मिलकर के कस्में खाई थी कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे और सुख और दुख में साथ रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पर एन्ना मोरे को याद दिलाते हैं कि अच्छे दिन में हम साथ थे ना एन्ना, बट कम बैड चांस, लेकिन अभी बुरा दिन आया है। तो एंड वी ज्वाइन, तो चलो ना हम दोनों मिल करके जुड़ जाते हैं, टू इट, इस बुरे दिन से जुड़ जाते हैं, आवर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। आओ हम इस बुरे दिन से पूरी ताकत से जुड़ जाएं और ये बुरा दिन जो आया है इसे उखाड़ कर फेंकने में हम दोनों एक दूसरे का साथ दे। इन्ना प्लीज हेल्प मी। नो स्टॉप योर सैडिंग, नो लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। वो ये कह रहे हैं
कि अपना ये रोना बंद करो, मुझे अब जाने दो, अभी बुरा दिन आया है, चलो ना हम दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ इस बुरे दौर के साथ जुड़ जाए अपनी पूरी ताकत से। ये बुरा दिन अपने ही गायब हो जाएंगे जब तू मेरा साथ दे दोगी। ऐसे न रोया करो। एंड वी टीच इट, आओ हम दोनों मिलकर के इसको सबक सिखा देते हैं। आर्ट एंड लेंथ, ये आर्ट एंड लेंथ, टीच इट आर्ट, आओ हम दोनों मिलकर के इसको सबक सिखा देते हैं। इट्स लेंथ, इसकी औकात इसको दिखा देते हैं। ये जितने दिन तक हमारे साथ रहेगा उतने दिन तक के लिए इसको सबक सिखा देते हैं कि तू लाख कोशिश कर ले ए वक्त, तू हम दोनों को जुदा नहीं कर पाओगे। हम दोनों एक दूसरे का है, तू हमें कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो चलो इस बुरे दौर में हम अपनी पूरी ताकत से ना तू मेरी हेल्प करो और हम दोनों मिलकर के इस बुरे दिन को एक सबक सिखा देते हैं, इसको इसकी औकात दिखा देते हैं। ये लाख कोशिश कर ले हमारा कुछ नहीं कर सकता, बस तू मेरा साथ दो। आई एम श्योर कि आप ये समझ गए होंगे। तो जब तू हमारे साथ हो जाओगी, तू एक बार हंस दोगी और मुझे जाने के लिए दे दोगी ना, तो इट सेल्फ, तो ये स्वयं ही और अस टू एडवांस, ये हमारे लिए एक फायदेमंद बात बन जाएगी, हमारे लिए फायदे का सौदा हो जाएगा। यानी ये बुरा वक्त में तू हमारा साथ दे दोगी तो हम अपने आप को ही एडवांस कर लेंगे, हमारे लिए फायदे की बात हो जाएगी। ये खुद हमारे लिए बुरा दिन अच्छे दिन में बदल जाएंगे, हमारे लिए ये फायदे की ही बात होगी जब तू हमारा साथ दे दो। तो हम आज ये बुरे दिन से सीखते हैं अच्छे दिन कैसे आते हैं, तू हमारा साथ दो। आई एम श्योर कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे और इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। नॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर स्टेंजा नंबर 4। दिस इज योर 4th स्टेंजा, करेक्ट। अब वहां पर जब वो रो रही होती है, वो रोना बंद नहीं करती है ना, तो स्वाभाविक है ना कि वो दुख तो होगा ही ना। अपना कोई नियर और डियर अगर वो सैडिंग कर रही है, वो आंख से आंसू बहा रही है और आप कहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको तकलीफ होगी। आई एम श्योर कि यहाँ पर जॉन डॉनी को एन्ना मोरे से दूर होने के कारण उसे भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसे भी बड़ा कष्ट हो रहा है, वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इंजेस्ट में जा रहे हैं, हंसी खुशी में जा रहे हैं, वो भी अंदर से टूटे हुए हैं ड्यू टू बैड चांस। ये बुरे वक्त आ जाने के कारण ऐसा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट उसको समझाते, वो एन्ना मोरे फूट फूट कर रो रही है, तो उसको कहते हैं ए एन्ना सुनो, सुन मेरी बात, तू एन्ना वैन दाऊ साइएस्ट, ये साइएस्ट नहीं है, ये ओल्ड इंग्लिश और जॉन डॉनी के अपने स्टाइल होने के कारण ये SIGH है, साई है। ये साई का मतलब होता है सुबक सुबक कर रोना, यानी ऐसी रुलाहट जिसमें आवाज तो नहीं आती है बट सांसें से रोने की आवाज आती है, लंबी लंबी सांसें चलती है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो यहां पर वही है, वो कहते हैं देखो नैना, वैन दाउ साइएस्ट, जब तुम इस तरह से रोती हो, दाउ साइएस्ट नॉट विंड, तो सिर्फ तेरी सांसें ही नहीं रोती है। वो जो रो रही है ना, तो वो लंबी लंबी सांसें खींच करके रो रही है, तो साई साई की आवाज उसके नाक से लंबी लंबी सांसें चल रही है, तो वो भी लगता है कि उसमें भी रुलाहट है। तो उसको पोएट कहते हैं वैन दाउ साइएस्ट, ये साइएस्ट हम पढ़ेंगे तो आप साई समझिएगा कंप्लीट। वैन दाउ साइएस्ट, दाऊ का मतलब ये यू से है, ठीक है ना, ये दाऊ मतलब यू है। तो वैन दाउ साइएस्ट, जब तुम ऐसे रोती हो ना, दाउ साइएस्ट नॉट विंड, तो तेरी सिर्फ सांसें, ये विंड बना हवा लेकिन यहाँ सांसें से है, ठीक है ना। मैंने इसके मीनिंग में सारी बातें लिख दी है, एक एक वर्ड का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन हिंदी मीनिंग। तो वो कहते हैं वैन दाउ साइएस्ट नॉट विंड, जब तुम ऐसे रोती हो ना, तो सिर्फ तेरी सांसें ही नहीं रोती है, सिर्फ तेरा दिल ही नहीं रोता है। सांस का रोना मतलब वो कहाँ से आ रही है, वो दिल से। तो सिर्फ तेरी सांसें ही नहीं रोती, तेरा दिल ही नहीं रोता है, बट साइएस्ट, बल्कि रोता है माय सॉल अवे। यानी तब क्या होता है जानती हो ना, जब तुम ऐसे रोती हो, बट साइएस्ट, लेकिन रोता है मेरा दिल भी, माय सॉल अवे, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म से मेरी जान निकल कर चली गई। यानी मेरे
आत्मा भी बहुत जोर जोर से रोती है। बट साइएस्ट माई सॉल अवे, सॉल अवे का मतलब होता है वो जो आत्मा है ना वो जिस्म से जान बनकर निकल जा रही है। तो बट साइएस्ट माई सॉल अवे, जब तुम ऐसे रोती हो ना तो मेरी आत्मा मेरे जिस्म से निकल करके चली जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म से मेरी जान ही निकल गई। ऐसे ना तो प्लीज रोया करो अन्ना, मैं एक कदम भी नहीं जा पाऊंगा, तू रोना बंद करो प्लीज। वो समझाते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं पोएट, वो भी आप समझिए। वो कहते हैं वैन दाउ विफेस्ट, ये विफेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली विप है, ठीक है। वैन दाउ, दाउ मतलब यू, वैन दाउ विफेस्ट यानी विप है ये। जब तुम ऐसे रोती हो, अनकाइंडली काइंड बिल्कुल ही खराब लगती हो, यानी तुम जो हो ना ऐसे जो रोती हो ना, ये रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। तू बिल्कुल ऐसी लगती हो जैसे तुम्हारे अंदर में कोई दया ही नहीं है, यानी बहुत बेरहम सी तुम लगती हो। अनकाइंडली काइंड, बेरहमी नजर आती हो, लगता ही नहीं है तेरे अंदर कोई रहम है, यानी रोना तुम्हें शोभा नहीं देता है न, तो ऐसे न रोया करो। वैन दाओ वेस्ट, जब तुम ऐसे जोर जोर से रोती हो, अनकाइंडली काइंड बेरहम सी लगती हो, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरे रुलाहट को देख करके माई लाइफ ब्लड, मेरे जीवन के ये रक्त संचार, जो मेरे शरीर में जो ये लहू की एक एक बूंदे चल रही है, डोथ डिके, वो पानी पानी हो जाता है। देखो नैना मेरे शरीर के रक्त के एक एक बूंद पानी पानी हो गए, जम गए हैं, अब मेरे पैर नहीं उठ रहे, मैं नहीं जा सकता। ऐसे न तुम रोया करो, तुम जब ऐसे रोती हो तो लगता है जैसे मेरी जिस्म से मेरी जान निकल कर चली गई, और मेरे जीवन का रक्त संचार यानी मेरे शरीर का जो रक्त है ना वो डोथ डिके यानी पानी पानी हो जाता है, हो गया है मेरे शरीर का ऐसा। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना, ऐसा तुम मत करो प्लीज। दैट दाउ लवेस्ट, ये लवेस्ट नहीं, ये लव है एक्चुअली, ठीक है। दैट ऐसा है ना कि तू पहले मुझसे कहती थी ना, अभी भी तू मुझसे कहती हो। दैट ऐसा है कि, दैट का मतलब यहां ऐसा है कि, ठीक है ना, ऐसा है कि दाउ लवेस्ट मी, यानी ये कहने का मतलब हुआ यू लव मी। दैट यू लव मी, ऐसा है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। एज दाउ सैयेस्ट, ये सैयेस्ट नहीं ये से है, तो दैट ऐसा है, दाउ लवेस्ट मी, ये लव मी, यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करती हो। एज जैसा कि, दाउ सेज यानी यू से, तू ही ऐसा कहती हो, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इफ इन दाइन, दाइन का मतलब वो दाय दी दाइन वाला दाइन है ये, तो इसको आप यू समझिए यहां। इफ इन दाइन, यदि तेरे अंदर में, माई लाइफ मेरी जिंदगी समाई हुई है। तू कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और तू ये भी कहती हो कि मैं तेरे दिल में रहता हूं क्योंकि तूने मुझे अपने दिल में मुझे बसा के रखा है। तो जब मैं तेरे दिल में रहता हूं, इफ इन दाइन, यदि मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं लाइफ, तो मेरी जिंदगी ही तुम्हारे दिल में रहती है। दाउ वेस्ट, तो तू रो रो करके इस जिंदगी को क्यों ऐसे बर्बाद कर रही हो। ऐसे न बर्बाद किया करो, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मेरी जिंदगी को इस तरह से तू प्लीज बर्बाद न किया करो, इस मेरे वक्त को जाया न होने दो प्लीज, एंड ना नो लेट मी गो, अब मुझे जाने दो प्लीज। स्टॉप योर टीयरिंग, अपना ये रोना बंद करो। दाउ आर्ट, दाउ आर्ट, ये तेरी जो ये अदाएं हैं ना, ये रोने की, बोलने की, चलने की, तेरी हर एक हरकत, द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए सबसे अच्छी है, यानी तू मेरे जीवन का मेरे लिए सबसे अनमोल रतन हो। करेक्ट, आई एम श्योर कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये आपका लास्ट स्टेंजा है, ठीक है। तो
इस स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में कवि जो ये जॉन रॉनी साहब है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट। ये डिवाइनिंग हर्ट होता है पावन सा दिल, यानी जिसके दिल में कोई छल प्रपंच न हो, पवित्र हृदय। लेट नॉट दाई, दाई का मतलब ये योर है, ठीक है। लेट नॉट योर डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। वो तो रो ही रही है, वो रोना बंद नहीं करी है और ना ही इसे एलो करी है कि आप जाइए मैं आपके बगैर रह लूंगी। तो लास्टली वो पोइट जो है लास्ट अटेम्प्ट करते हैं कन्वाइंस करने का कि किसी तरह वो मान जाए इसके बात को। वो कहते हैं लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट, लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट, अपने इस पावन दिल में, अपना जो ये तुम्हारा ये तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो ये प्यारा सा दिल है, पावन दिल है तेरा, लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट फोर थिंक का मतलब होता है पहले से ही कुछ पूर्वानुमान लगाकर सोच लेना। मी एनी इल का मतलब हुआ कोई अनहोनी, ठीक है ना। तो वो वही कवि समझाते हैं, चूंकि एन्ना मोरे को डॉट बहुत हो रहा है कि ये जाएंगे, पता नहीं इसके सफर में क्या होगा, कुछ हो जाएगा, ये मर जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वही समझा रहे हैं पोइट यहाँ पर कि लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट, अपने इस पावन दिल में, तुम्हारा जो ये प्यारा सा दिल है ना, इस दिल में लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने इस प्यारे से दिल में, पावन दिल में, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई अनहोनी पहले से न सोचने दो। लेट नॉट द डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने इस पावन से दिल में मेरे बारे में कोई अनहोनी पहले से न सोचने दो। यानी तेरा दिल मेरे बारे में अनहोनी सोचे, ऐसा तू अपने दिल को सोचने मत दो ना। डेस्टिनी, ये जो किस्मत है ना, मे टेक दाय पार्ट, अपना खेल तो खेलती ही है। ये किस्मत अपना खेल खेलेगी ही, जो होने का होगा वो होगा ही, हमारे वश में कुछ नहीं, हम तो किस्मत के कठपुतली हैं। किस्मत जो हमें कराती है हम वो करते हैं। तो ये किस्मत अपना खेल खेलेगी ही, तो तू कम से कम मेरे बारे में कोई अनहोनी अपने दिल को न सोचने दो, क्योंकि ये किस्मत भी कुछ ऐसा करने लगती है जो दिल कहता है। तो अपने दिल में मेरे बारे में अनहोनी न सोचने दो प्लीज। ये डेस्टिनी में टेक द पार्ट, ये किस्मत तो अपना खेल खेलेगी ही, एंड में, और हो सकता है, दाय फियर की, तेरा जो ये डर है, तू जो मेरे बारे में पहले से कुछ गलत सोच करके रखी हो, कुछ अनहोनी सोच लेती हो कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड में, और तब ऐसा भी हो सकता है दाय फियर की, तेरा जो ये डर है ना, फुलफिल कहीं पूरा ना हो जाए, कहीं मेरे बारे में तू मौत सोच रही हो कि मैं उधर जाके मर ना जाऊं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी सोच जो है ये रियल हो जाए। इसीलिए प्लीज ऐसा ना सोचा करो। कंप्लीट, आई एम श्योर कि यहां तक समझ गए होंगे। सो अब मैं लास्ट के ये 4 लाइंस को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बट थिंक, लेकिन हाँ, अगर सोचना ही है ना तो मेरे जाने के बाद एन्ना, बट थिंक, इतना जरूर सोच लेना तू, दैट कि वी आर, कि हम है और तुम हो, यानी तू और मैं, हम हैं एक ही साथ। बट टर्न एसाइड टू स्लीप, एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर सोए हुए। बस इतना एहसास तू करना मेरे बारे में, तो तुम्हें इतना दुख नहीं होगा। बस इतना सोचना कि मैं उसी बेड पर हूं और अपोजिट डायरेक्शन में लेटा हुआ हूं। बस इतना सोचना, तुम्हें मेरे न होने का दुख इतना नहीं सचाएगा, क्योंकि तेरे सोच में, तेरे ख्वाब में मैं आऊंगा। तो देखो ना, दे कहने का मतलब दुनिया के ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। दे ऐसे लोग हु जो वन अनदर कीप,
एक दूसरे को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं। इस दुनिया के जो भी लोग हैं ना, एक दूसरे से जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, एक दूसरे को वन अनदर की अपने दिल में बसा कर रखते हैं। अलाइव, वो हमेशा जीवित रहते हैं। नेवर पार्टेड भी, वो कभी मर ही नहीं सकते। इंसान का शरीर भले ही मर जाए पर सच्चा प्रेम कभी नहीं मर सकता। यानी सच्चा प्रेमी मर जाता है लेकिन सच्चा प्रेमी का प्रेम कभी नहीं मरता। तो आई एम श्योर कि आप यहाँ तक में समझ गए होंगे। और इतना कहने के बाद एन्ना मोरे कन्वाइंस्ड हो जाती है और जॉन डॉनी को जाने के लिए एलो करते हैं। और जॉन डॉनी भी अपने प्रॉमिस को निभाते हैं और वो बहुत जल्द ही लौट कर उसके जीवन में आते हैं और एक महान व्यक्ति अपने जीवन में बन जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप यहाँ तक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन इसका समझ गए होंगे। तो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सेट लाइव क्लास में लेकर आऊँगा। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शंकर जयकिशन, त्रिवेणीगंज, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिहार से आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। तो अगर आप भी लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा उस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा और इन डिटेल्स आई एम श्योर कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। और सारे चैप्टर का मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है जो आप लोगों को ऑनलाइन उससे उस पीडीएफ को पढ़ाऊँगा और स्टूडेंट को दूंगा भी। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।